जाए। ठीक है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हीट के रोटेशन के बारे में पढ़ा जाए उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। आपको पता है सिस्टम उसको कहते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं या जानना चाहते हैं। ठीक है, और सराउंडिंग उसको कहते हैं जो सिस्टम को कवर करता है, ढकता है, जो उसके किनारे रहता है। तो इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं तो दीवार क्या, वॉल इज द सराउंडिंग, और मैं ये बेंच, ये पोडियम, ये टीवी, ये कैमरा या ये मार्कर, ये एवरीथिंग आर सिस्टम। समझ गए? अब ओके सर। सिस्टम तीन तरीके का होता है, जो चीज ना समझ में आए पूछ लेना। सिस्टम तीन तरीके का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जो होता है मतलब जिसमें से मैटर भी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ और हीट भी एक्सचेंज हो जाए। जैसे एक ग्लास गर्म दूध, a ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, या अ कप ऑफ हॉट टी, या कप ऑफ हॉट कॉफी। गर्म कॉफी को आप टेबल पे रखोगे तो देखोगे उसमें से वेपर भी निकल रहा है और धीरे धीरे वो ठंडा भी हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें से हीट और मास दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम? ओपन सिस्टम। समझ गए? ओके सर। क्लोज सिस्टम है, जैसे बोतल है, ये पानी की बोतल है, इसमें पानी हम भर दें यहां तक और फ्रिज में रख दें तो इसकी टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा, हीट तो चेंज हो जाएगा, पर क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे क्लोज सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। क्लोसिस। हाँ, ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको थर्मस आप कहते हैं, ना मास लॉस होता है और ना ही एनर्जी, उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है जो क्वांटिटी और अमाउंट पे डिपेंड करे, जैसे मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो मास और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको पता ही है डेंसिटी, टेम्परेचर, ये आपके क्वांटिटी से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है, इस क्वांटिटी अमाउंट से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। समझ में आ गया? यस अब हाँ, सर। ये इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो ज्यादा अमाउंट में चेंज होता है। अब अच्छा, स्टेट फंक्शन जानती हो? स्टेट फंक्शन यस सर। क्या होता है? जो स्टेट चेंज होने से चेंज हो जाए। इनिशियल और फाइनल स्टेट उस हाँ पर वही, डिपेंड करता है। वही। और स्टेट वेरिएबल जो स्टेट के हिसाब से वेरी करे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। समझ गए बात? यस सर। ये है स्टेट वेरिएबल। एक सेकंड होल्ड करना। आगे करूं? मैंने इसको आगे करूं लगाने के लिए? हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप भी जाके करके आओ कभी। हाँ हाँ, मैं क्लास ले ले हूँ। ठीक है, ठीक। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ,
तो ये हो गया एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल। अब आता है प्रोसेस। प्रोसेस होता है 7 टाइप्स का। एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। पहला है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें कुछ भी चेंज हो पर हीट चेंज ना हो, तो क्या कहते हैं उसको? एडियाबेटिक। अच्छा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस तो जानते ही हो। यस सर। इरिवर्सिबल प्रोसेस भी जानते हो। यस सर। राइट। और साइक्लिक का मतलब होता है, अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, क्रैब साइकिल, पढ़ा है ना, कि कई स्टेप के बाद वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है, उसको साइक्लिक प्रोसेस यस कहते हैं। सर। दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। अब इसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में इनिशियल स्टेज में जो एनर्जी होता है, चाहे वो सारे एनर्जी को मिला दो, काइनेटिक, पोटेंशियल, जितने भी एनर्जी है ना, सबको मिला के जो एनर्जी सिस्टम में होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम या तो यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर किससे कर सकते हैं? कैपिटल ई से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है Q प्लस डब्ल्यू। ये तो पता ही आपको कि चेंज इन Yes. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू होता है। अब वर्क डन दो तरीके का होता है। Q तो हीट है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, W वर्क है। वर्क जो होता है दो तरह का होता है, मैकेनिकल, फिजिकल, मेंटल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ वर्क जो होता है दो तरह का होता है, ऑन वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम को कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि हम Positive. वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उसको नेगेटिव होता है। तो हम क्या लेते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है? डब्ल्यू नेगेटिव हो जाता है। आपको पता ही है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं, पता है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये होता है। इसके बाद में आता है आपका, अच्छा, आपके एक और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू का जो हमने सुना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन, ठीक है, वी फाइनल बाई वी इनिशियल। सुना है ना? Yes, sir. एक मोल, अगर एक मोल होगा तो एन हट जाएगा। दूसरा आता है चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी जानते हैं? एंथैल्पी मतलब होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यानी एच क्या होता है हमारा? एच एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी वो एच से डिनोट करते हैं, ये होता है यू प्लस पी वी। V. चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसको जब रिलेट करते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन से, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, पता है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये एंथैल्पी। अब टाइप्स ऑफ एंथैल्पी है। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब किसी सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करते हो। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसमें आएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम गैस को कंडेंस करके लिक्विड में लाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। इसके बाद आता है किसी रिएक्शन में हीट एक्सचेंज होता है तो उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी चीज को जलाते हैं तो उससे जो हीट निकलती है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलता है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। पानी में किसी को डिजोल्व करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं।
और जब वो क्रिस्टल के साथ बनता है तो एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। इसमें कुछ पूछना ओके है तो सर। पूछो। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? किसी भी एक एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालोगी तो उसके लिए उस एटम को एनर्जी दोगी, उसको हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। ओके सर। जैसे सोडियम से सोडियम प्लस में जाएगा Na+ में, तो एनर्जी लेगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, यस सर। उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होता है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे के लिए जो होता है उसको सेकंड, तीसरे के लिए जो होता है उसका थर्ड, ऐसे कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लेती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। समझ गई? यस सर। सुहाना, समझ में आ रहा है? यस सर। अब हैश लॉ होता है, मैंने बताया था ना कि कई चीजें जो ना एक से अधिक स्टेप में होता है। जैसे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 बार में हुआ, या सीधे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बार में हो गया, तो दोनों ही तरीके से एनर्जी सेम लगता है। इसको कहते हैं हैश लॉ। कह रहा है कि रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो एक स्टेप में बनाओ, मेनी स्टेप में बनाओ, दोनों ही तरीके से एनर्जी सेम रिलीज या रिक्वायर होगी। दैट इज हैश लॉ। ओके सर। लैटिस एनर्जी कहते हैं जब एक मोल कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन, एक मोल नेगेटिवली चार्ज आयन, दोनों मिलके एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर होती है उसको हम लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी कहते हैं। जैसे Na+ और Cl- दोनों स्टेबल हैं, तो Na+ और Cl- मिलके NaCl बनाएगा, उससे जो एनर्जी रिलीज या रिक्वायर होगी उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है या उसके ब्रेक डाउन होने से जो लगती है उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ओके सर। ठीक है, इसके बाद में आता है लिमिटेशन। बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ गए? यस सर। हाँ, उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ। और इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दुनिया में जो काम अपने आप होता है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जिसको जबरदस्ती कराते हैं हम उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे चाय बना रहे हो आप, तो एक बार आप चूल्हे पर रख के चाय पत्ती या दूध चीनी को रखोगे तो चाय नहीं बनेगा, लगातार हीट से गर्म करोगे तो बनेगा। ओके तो सर। इसलिए वो क्या है, उसको कहेंगे हम नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जैसे बारिश होना, वाटर का इवेपरेट होना समुद्र से, नदी से, नालों से, ठीक है, या ब्लोइंग ऑफ एयर, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ओके सर। अब इसमें कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें हम शुरू में स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गैस को आपने जला दिया उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कुछ में हमारा बिल्कुल रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो एक में कहते हैं इनिशिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन इनिशिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में आता है आपको रैंडमनेस। कोई चीज एक सीक्वेंस में है, एक जगह है, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज है, लेकिन जब वो बिखर जाता है तो एक दूसरे से दूर चला गया, उसी को कहते हैं रैंडमनेस। और रैंडमनेस को ही कहते हैं डिसऑर्डरनेस। ओके सर। ठीक है, तो रैंडम गुड चैप्टर खत्म होने वाला, अब तू अब है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कहते हैं उसे। ठीक है, और इसके बाद में आता है आपको एंट्रोपी। इसी रैंडमनेस के मेजर करने के प्रोसेस को कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स रिकैप दे रहा हूं। तो इसी को कहते हैं, जैसे रैंडमनेस को आप मेजर करते हो तो कैसे मेजर करोगे, किसी चीज से तो मेजर करोगे, उसी को एंट्रोपी कहते हैं।
अब मान लो पानी है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर की एनर्जी अलग है, वाटर की अलग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो है, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। हाँ वही, तो बोलो बोलो, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो इसको एंट्रोपी है, इसी को एस से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। आप कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी फिक्स है पर पॉजिटिव है। लगातार आपको पता है कि जब से ये ब्रह्मांड बना है यूनिवर्स, तब से जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर जा रही है, फैल रहा है। पहले आज से 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब वर्ष पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक गेंद के आकार में था और फिर वो फट गया, जिसको कहता है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो होता है उसके बाद ये ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। तो देखा है, पहले अर्थ जब बनी थी तो पूरा जमीन जो था ना, लैंड, उसको पेंगिया कहते थे। बाद में अर्थ को एक सुनामी होता रहा, एक दूसरे से दूर गए, तो ये 5 क्या बन गया, कॉन्टिनेंट्स, समझ गया? पहले एक ही था। तो इसलिए धीरे 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 ये भौगोलिक चेंज है, ज्योग्राफिकल चेंज में होता है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। इसलिए आप देखते हो पहले के ज़माने में चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं बिखर गया, तो इनके बीच में क्या होगा, दूरियां बढ़ गई। इस डेट इज रैंडमनेस। तो सेम चीज की एक दूसरे से दूरी बढ़ना रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कहलाता है। इसी को मेजर जिससे करते हैं उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर है, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगा और सराउंडिंग से सिस्टम में। तो सिस्टम में अगर प्लस होगा तो सराउंडिंग में माइनस, पर सराउंडिंग में इतनी एनर्जी है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजेबल मान लेते हैं, माइनस करने के बराबर। लेकिन सिस्टम छोटा होता है, आपको बताइए, आप किसी छोटे से सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उससे एनर्जी बाहर जाती है तो सिस्टम में माइनस हो जाता है, तो सराउंडिंग में प्लस मान लेते हैं वो, समझ गए? ऐसे अब इसी चीज को मेजर करते हैं किससे, तो गिब्स एनर्जी से। गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने कहा था कि दुनिया में जो भी आप काम करते हो और वो उसमें जो एनर्जी खर्च किया, एनर्जी खर्च करने से काम हो गया तब वो यूजफुल है, और अगर नहीं हुआ तो वेस्ट है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ गए? तो उस गिब्स ने कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी, और जो नहीं किया वो वेस्ट हो गया। वो कहता है कि आप गैस जलाते हो चूल्हे पे और उससे जो एनर्जी निकलती है, तो जो खाना पक गया वो यूजफुल था, जो सराउंडिंग में गया वो वेस्ट है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो वर्क हमारा होता है उससे, समझ गए बात? तो डेट इज गिव्स एनर्जी। और इसी के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि इसको रिलेट भी करते हैं, डेल्टा जी माइनस आर टी एलन के सी, या डेल्टा जी, इसको नॉट भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड, -2.303 आर टी लॉग के सी। बताया ना, के सी के पी क्यू सी क्यू पी सब बताया है? यस हाँ, सर। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स। अब कोई पूछना सवाल क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कोई चीज ना समझ में आया हो। सर एक बार बॉर्न हेबर साइकिल समझा दो। हाँ, बॉर्न हेबर साइकिल। अरे थर्मो तो खत्म हो गया है, अभी अभी रिकैप अभी जस्ट स्टार्ट किया है देना। रिवीजन चल रही है ना, किसके? वो तो कर चुके हैं थर्मो के, सबके सबके क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना। जो ऑर्गेनिक के नहीं किए थे वो करा दिया मैंने, ठीक है? अब यह है कि डाउट,
आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो डाउट के लिए क्लास रख सकते। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, बॉर्न हैबर साइकिल का मतलब होता है कि जैसे आप Na लिया आपने और Cl लिया, क्या बन गया, NaCl। तो ये कैसे बना, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सोडियम जो है वो सॉलिड है, ये गैस में जाता है, Na गैस में जाएगा। यहां जो आप एनर्जी दोगे डेल्टा SUBH, SUBH एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो डेल्टा Na प्लस गैस, इसको डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर आप इसको डालोगे पानी के अंदर तो एक्वस में कन्वर्ट होता है, तो स्टेबल होता है, इसको डेल्टा H हाइड्रेशन कहते हैं, H बाई। ऐसे ही Cl2 होता है, 1/2 लिया हमने, गैस है। अब आप पहले Cl में कन्वर्ट करोगे गैस, तो यहाँ जो एनर्जी दोगे डेल्टा AH एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो भी 1/2, क्योंकि दो पूरा Cl2 होता तो हम इतना लेते, लेकिन एक Cl है इसलिए हमने 1/2 कर दिया। अब Cl से कहाँ गया, Cl नेगेटिव में, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया था, तो ये भी एक गैस बना। यहाँ पे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर ये Cl नेगेटिव एक्वस बनेगा, तो यहाँ भी डेल्टा HYD हाइड्रेशन, ये आप यहाँ भी लिख सकते हो डेल्टा HYDH, इसको भी ऐसे लिख सकते हो डेल्टा HYDH एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये दोनों मिलके बनाएंगे आपको NaCl सॉलिड। तो यहां जो एनर्जी निकलती है उसको डेल्टा UH कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। ये भी यही है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंजेसन एंथैल्पी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ ये तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसी को बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। ओके सर। मतलब कोई भी आयनिक, जैसे मान लो कोई भी शादी होती है तो उसमें क्या क्या चीजें खरीदते हो, कहाँ खर्च होता है, कहाँ लेते हो, कहाँ देते हो, सारी चीजों का ब्यौरा होता है। यही चीज कोई कंपाउंड आयनिक बनाते हो तो उस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कहाँ एनर्जी लगती है, कहाँ निकलती है, कि एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, वो सारे एनर्जी के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन को बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। दैट इज अ बॉर्न हैबर साइकिल। समझ गए? यस सर। और बताओ, सुहाना और मिसिका, कोई और डाउट? सर मुझे एक दो क्वेश्चन में था, अभी मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है। ढूंढ लो, नहीं तो अगली क्लास में पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, आराम से ढूंढ लो, अभी तो क्लास है, फ्राइडे को भी है, जरूरत पड़ेगी तो संडे को भी रख देंगे। यस सर। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो और डाउट निकालो। ठीक है, ओके जहां सर। जहां जो जो चीजें नहीं है फ्राइडे को पूछ लेना, फिर जो बचेगा तो संडे को पूछ लेना, अगर संडे को क्लास की जरूरत पड़ेगी तो। कितने चैप्टर रह गए, कितने कर लिए?
मिसिका, यस सर। कितना चैप्टर कर लिया? सर केमिकल कर लिया, आज आपने थर्मोडायनेमिक्स कराया, फिर वो कर लूंगी। हम्म। इक्विलिब्रियम एक बार रिवाइज करना है, रिडॉक्स हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, हाइड्रोकार्बन भी हो गया। हम्म। अभी तीन बॉन्डिंग में हो चार ही गया, रहते हैं। हाँ जी। केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया। यस सर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये बचा है। वो करना है अब। हाँ तो करो, जो डाउट होगा पूछ लेना। हाँ जी। हम्म। और बताइए क्या करें? अब मैं अपने तरफ से तो पूरी चैप्टर फिर दोबारा बता दूंगा। एक चैप्टर चूज कर लो तुम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लो और या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये दोनों में से कोई ले लो। दो चैप्टर ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दोनों को फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। क्यों मिसिका? ओके सर। मतलब यही बचे हैं ना? हाँ जी। तो दो कर लेंगे, और बचेगा तो संडे को फर्स्ट चैप्टर और इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेंगे। क्या बोलते हो? यस सर। या फ्राइडे को इक्विलिब्रियम करना चाहते हो, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर ऑफ एटम? सर या तो फ्राइडे को आप इक्विलिब्रियम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवा देना। चलेगा, करा देंगे। डन 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 डन। बस एक बार पढ़ लेना चैप्टर, क्योंकि कराए तो समझ में आ जाए, ओके सर। और जो डाउट हो साथ के साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी देखो, अभी चैप्टर जो नहीं पढ़ा है और वो मैं ऐसे बताऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार पढ़ोगे ना, उसका रिकैप देंगे तो समझ में आ जाए। सही है गलत? यस सर। एक बार हमने तो एक बार तो हमने पढ़ाई कर ही लिया है, क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हमारा क्या है कि एक बार तुम उस चैप्टर को, मान लो कि 2 महीना हो गया पढ़े हुए, उसको एक बार पढ़ लो। अब जो जो टॉपिक में कहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम दोबारा, ये एक बार पढ़ने के बाद वन शॉट दोबारा दे देंगे, कि वो भी चीजें रिमाइंड हो जाएगी दिमाग में। ओके सर। ठीक है? हाँ जी। और कोई दिक्कत? जो जितने चैप्टर पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत? नो सर। ओके, सुहाना तुम्हें कोई डाउट? सर अभी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर फ्राइडे को मिलते हैं। 2 चैप्टर आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इक्विलिब्रियम। पीरियोडिक का फर्स्ट चैप्टर, ये संडे को करेंगे, संडे को क्लास रखूंगा मैं। अभी इक्विलिब्रियम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ओके सर। ठीक है, बाय। बाय सर। अब किसी को डाउट ही नहीं है, तो क्लास क्या करेंगे बताओ? मैंने जो क्वेश्चन कराना था करा दिया है, ठीक है? अब रिवीजन कराना है।